गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जो हमने समझा था वो सब आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना। सभी पिछला भी रिवाइज करेंगे। ओके, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं हम जल्दी से। देखो, हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा कि जब आपसे पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो हमें पता है कि 14 जुलाई को। ठीक है, तब तक बच्चे आते हैं, पिछला ही रिवाइज कर रहे हैं। 1789 को पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल क्यों था वहां पे? क्योंकि ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने सैनिकों को, सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है, और लोगों को लगा कि वो उन पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लगभग 7,000 मर्द औरतें जो टाउन हॉल था उसके सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने एक जन सेवा, जन सेना, ठीक है, जन सेना यानी कि जो सेना जनता की सेना थी वो तैयार की, और वो हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। तो बास्तिल की किले में भी वो हथियारों की खोज में ही जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, बास्तिल की जेल में वो लोग क्यों जाते हैं। वहां पे उनको हथियार तो मिलते नहीं हैं। बास्तिल का जो कमांडर होता है वो मारा जाता है, और कुछ 7 कैदी होते हैं उनको वो फ्री करा देते हैं। ओके, फिर उनको लगता है कि अब हथियार तो मिले नहीं है, कम से कम इस किले को ही ढा देते हैं। तो जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसीलिए किले को ढा दिया जाता है। ठीक है, इवन जो मतलब उस किले के अवशेष थे ना, टुकड़े थे, जो बची हुई चीजें थी, उनको बाजारों में बेचा जाता है, लोग उसको खरीदते हैं। ठीक है, स्मृति चिन्ह को संजो कर रखना चाहते हैं कि भाई हाँ, हमने किस तरीके से जो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था उसको हमने क्या कर दिया, हमने ध्वस्त कर दिया। ठीक है, तो वो एक जनता की पावर को शो कर रहा था। इस घटना के कई दिन बाद तक पेरिस तथा देशों में देहाती क्षेत्रों में संघर्ष होते रहे। तो ये तो था ही, ये चीज चल ही रही थी यहाँ पे। फिर हमने ये भी देखा था, क्या क्या चीज देखी थी हमने, जल्दी से सब बच्चे बताएंगे मुझे। हमने कोज डिस्कस किए थे, हमने कारण डिस्कस किए थे, सामाजिक कारण, ठीक है, आर्थिक कारण। आर्थिक में तो फ्रांस था ऑलरेडी क्या था, कर्ज में डूबा हुआ था। ठीक है, फिर समाज इनका 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिसमें से एक स्टेट कर देता था, बाकी स्टेट्स नहीं देते थे। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि ऑलरेडी फसल जो थी सूखे और ओले की वजह से खराब हो गई थी, जीविका का संकट आ गया था। तो जीविका का संकट क्या था, जब ऐसी अवस्था पैदा हो जाए कहीं पर कि जो खाने की मिनिमम जरूरतें हैं वो भी ना पूरी हो, तो जीविका संकट कहलाता है। फिर हमने देखा था दार्शनिक कारण जो थे। दार्शनिक कारण में हमने किस किस के बारे में जाना था, जॉन लॉक, जॉन जॉक रूसो, और हमने ये जाना था कि रूसो ने ये बताया था अपने सामाजिक अनुबंधन में। ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में अपने अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट करने की बात कही गई थी। तो जल्दी से मुझे अभी कमेंट में सभी आप लोग लिखोगे, हमने सामाजिक अनुबंधन, ठीक है, एक बुक थी, एक पत्र था, एक तरीके से सरकार को लिखा गया था, तो वो किसने लिखा था, जल्दी से मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं कि सामाजिक अनुबंधन जो थी वो किताब किसने लिखी थी, रूसो ने लिखी थी। इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कई बार आ जाता है, इंग्लिश का वर्ड है लेकिन कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये लोग जब 20 जून को थर्ड स्टेट, जब कर्ज बढ़ाने की बात की जाती है, तो ये इकट्ठा होते हैं और उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई थी और कहा था कि जब तक राजा अपनी शक्तियों पे, उसकी शक्तियों पे अंकुश नहीं लगता, संविधान पारित नहीं करता, हम नेशनल असेंबली को क्या है, भंग नहीं करेंगे। और उनका नेतृत्व 2 लोगों ने किया था, पेज पे ही आंसर दिया हुआ है। एक ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, मिराबे। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिराबे जो थे वो कौन थे, मिराबे जो ये थे एक कुलीन परिवार से बिलोंग करते थे, और आबे सीए जो थे वो पादरी परिवार से बिलोंग करते थे। क्या आबे सीए, इन दोनों नेतृत्व किया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो बास्तिल जेल है वो उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, ऑलरेडी दंगे चल रहे हैं। तो राजा क्या करता है, अपनी विद्रोही प्रजाशक्ति का अनुमान करके लुई जो 16 होते हैं, नेशनल असेंबली जो होती है उसको मान्यता दे देते हैं। ठीक है, और यह भी मान लेते हैं कि उसकी सत्ता पर अब इस संविधान का अंकुश होगा। ठीक है, 4 अगस्त 1789, अब जो क्रांति भड़की थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 पे।
ठीक है, कि रात को असेंबली ने जो कर थे, कर्तव्य थे और बंधनों वाली समन्ति व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। और जो पादरी वर्ग के पास विशेषाधिकार छोड़ने के लिए उनको विवश किया गया। ठीक है, धार्मिक कर था। धार्मिक कर का नाम बताओ, जल्दी से लिखो, कल किया था हमने धार्मिक कर का, जल्दी से नाम बताएंगे। धार्मिक कर को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और जो चर्च के स्वामित्व में भूमि आती थी उसको भी जब्त कर लिया जाता है, और वहां से इनको कम से कम 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आती है। तो इनको 12-13 अरब लिवरे का जो इन पे कर्ज था वो भी यहाँ से इनका मतलब चुकता हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे बताएंगे धार्मिक कर का नाम क्या था। कल हमने काफी क्वेश्चन भी किए थे धार्मिक कर पे, तो जल्दी से मुझे बता दो धार्मिक कर का क्या नाम था। चलो अब आगे चलते हैं हम। क्या हुआ था, कहाँ पर पहुंचे हुए थे कि भाई नेशनल असेंबली को मान्यता दे देते हैं और जो अपने ऊपर जो एक संविधान लागू हो जाता है वहां पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, ठीक है, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। तो बच्चे क्या होता है, आपके 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको डेट भी याद रखनी है। अब डेट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी वहां पे। तो डेट, जैसे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि नेशनल असेंबली ने प्रारूप पूरा कर लिया था। प्रारूप का मतलब होता है यानी कि सिर्फ ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब उसमें वो फाइनल चीज नहीं है, उसमें कुछ एडिशन किया जा सकता है, उसमें से कुछ खत्म मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं या कुछ हटा सकते हैं, उसमें से प्रारूप है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो ये नेशनल असेंबली ने संविधान तैयार किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था राजा की जो शक्तियां थी उनको सीमित करना। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि इस वाली जो ये पीडीएफ मेरे पास है, इस पीडीएफ का लिंक मैं इसमें होगा ही शायद, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये पीडीएफ, ये वाला चैप्टर आप डाउनलोड कर लोगे। ओके, या फिर जैसे मैंने बताया था कि आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की साइट पे जाके, एनसीईआरटी की बुक लाइव सेशन में बताया था, वैसे भी आप पूरी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब मैं पढ़ा देती हूँ उसके बाद आप अपने फ़ोन में एक बार फटाफट से रिवीजन देंगे और अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है ना, तो उससे आपको चीज़ें याद रह जाएंगी बिना मेहनत किए। ठीक है, बस एक रीडिंग देने को कह रही हूँ, ऐसे नहीं कि याद करने बैठ जाओ। तो यहाँ पे 2 काम हुए थे कि जो शक्तियाँ थी, जो राजा की शक्तियां थी, उन पे क्या हो गया था, अंकुश लग गया था। और यहाँ पे जो राजा की शक्तियां होती हैं उनका बंटवारा हो जाता है 3 संस्थाओं के बीच में। ठीक है, विधायिका बनती है, कार्यपालिका बनती है और न्यायपालिका बनती है। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 3 नाम आपको बहुत ही जब आप पॉलिटी करेंगे तब भी आपके काम आने वाले हैं। तो विधायिका में कौन होते हैं, विधायिका में कानून बनाने वाले, जो कानून बनाते हैं। ठीक है, विधायिका में कानून बनाने वाले, कार्यपालिका में कानून लागू करने वाले। अगर अपने देश का यहाँ पर एग्जाम्पल लगाएं तो देखो, जो हमारे एमपीज है ना, जो एमपीज एमएलएज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो विधायक होते हैं, है ना। जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जो ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, वो कानून को लागू करते हैं। न्यायपालिका क्या करती है कि जो कानून बना है वो सही से लागू हो रहा है, कानून को सही गलत, सही और गलत देखते हैं, सही तरीके से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, देश में इस तरीके से ये देखा जाता है। तीनों समझ में आ गया सभी को, सब बच्चे यस लिखेंगे अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि आपका कार्यपालिका क्या करती है। जल्दी से बताएंगे, सब बच्चे यस लिखेंगे अगर आपको ये तीनों चीज समझ में आ गई है। सुनील कुमार क्विज भी लेंगे, क्विज कराएंगे। पहले हम चैप्टर करा लें क्योंकि मैं चाहती हूँ सब बच्चे एक बार मेरे से पढ़ लें चैप्टर को, उसके बाद फिर क्विज करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग क्विज भी करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आ गया है क्या मैंने क्या पूछा है। कि देखो, विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, और जो न्यायपालिका वो चेक करती है कि भाई जो कानून है वो फॉलो किया जा रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो हम आगे चल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, आप लोग बोर भी नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हुआ है ना, ये किस तरीके से हुआ, देखो आप लोगों ने ये देख लिया था। यहाँ पे ये क्या करते हैं, जो अब वोट प्रोवाइड करते हैं ना, संविधान लागू हो गया है। ठीक है, राजा की शक्तियां, वैसा नहीं है कि राजा के हाथ में ही सारी पावर है। 3 जगह पे चली गई है, किस पे, विधायिका पे, न्यायपालिका पे और कार्यपालिका पे। ओके, तो ये हैं तो लोग ही ना एक तरीके से। ठीक है, संस्थाएं 3 बना दी हैं लेकिन लोग ही हैं। इनमें से लोग किस तरीके से आते हैं तो ये देखते हैं। तो देखो क्या होता है कि जो अभी भी
अभी भी जो वोटिंग का जो अधिकार है ना, वो सबको नहीं मिलता है। अभी भी जो मत का अधिकार है, मतदान का अधिकार सबको नहीं मिलता है। मत का अधिकार किसको मिलता है? सन 1791 के संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि नेशनल असेंबली ही उस टाइम पे थी। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले, ठीक है, नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, यानी कि ये लोग चुनेंगे आगे। ठीक है ना। अब सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं देते, तो किसको देते हैं? जो 25 साल से ज्यादा है, जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, और साथ में 3 दिन का एक जो मजदूर, वहां की उस टाइम की जो मजदूरी थी, 3 दिन के मेहनताने के बराबर टैक्स चुकाते हैं, कर चुकाते हैं। ठीक है ना। तो जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हैं। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि जब 1791 में संविधान पारित किया गया था, तो उस टाइम पे जो सक्रिय नागरिक थे, ठीक है, सक्रिय नागरिक कहा गया था इनको, जिनको वोटिंग का अधिकार मिला था, ये सक्रिय नागरिक कहलाते थे। और जो रह गए थे, जिनको नहीं मिला था, उनको निष्क्रिय नागरिक में वर्गित किया गया था। तो समझ में आया? जो वोट दे सकते थे, यानी कि जो 25 साल से ज्यादा के थे और कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, तो वो सक्रिय नागरिक थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेंगे कि सक्रिय नागरिक कौन थे। अब क्या होता है? निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं में भी उच्च श्रेणी का होना होता था। उच्च श्रेणी का क्यों? क्योंकि एक दिन का मेहनताना नहीं, इतना काफी नहीं था कि कर चुकाता हो, इतना काफी नहीं था, ये था कि 3 दिन के बराबर कर चुकाता हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या होता है, पहले जो निष्क्रिय नागरिक से, उनमें से ही कुछ लोगों को चुना जाता है। कौन होते हैं निष्क्रिय नागरिक? मत अधिकार किनको प्राप्त होता है? 2.8 करोड़ लोगों को। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या होता है, ये लोग वोट करते हैं। जो सक्रिय नागरिक होते हैं, इनमें से भी लोगों को चुना जाता है, जो निर्वाचक ग्रुप जो नेशनल असेंबली को बनाएगा। निर्वाचक ग्रुप जो है नेशनल असेंबली को बनाएगा। तो यहाँ से ये कम से कम यहाँ से अपने में से 50,000 लोगों को सेलेक्ट करते थे। फिर ये 50,000 लोग नेशनल असेंबली को सेलेक्ट करते थे। 745 लोगों की नेशनल असेंबली होती थी। अब यहाँ पे देखो, डायरेक्ट तो ये भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं ना नेशनल असेंबली को। ठीक है, तो नेशनल असेंबली का चुनाव पहले एक जो निर्वाचक ग्रुप है वो कर रहा है। तो ये कैसा चुनाव हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव था। तो विधायिका यहाँ पे बन गई। अब न्यायाधीश के लिए भी वोटिंग होती थी इन्हीं में से, तो न्यायाधीश बन जाता था। तो नियंत्रण हो गया सम्राट पे किसका? जो मंत्री चुने जाएंगे उसका, और जो यहाँ पे लोग हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि अभी जल्दी जल्दी सब बच्चे कमेंट करेंगे, बिल्कुल सब बच्चे जो भी देख रहे हैं। तो संविधान कब बना था? ठीक है, संविधान का जो प्रारूप था वो कब, इसमें सामने ही आंसर लिखा हुआ है, मैं इसलिए लिखवा रही हूं ताकि हमें याद रह जाए। ठीक है ना, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से टाइप करेंगे। ओके, जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी। मैंने पूछा है कि संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया था, जल्दी लिखेंगे आंसर। और आई होप सो आप सभी को पता है कि आपकी छुट्टियां हो जाएंगी 11 मई से। ओके बीना प्रियांशी, ठीक है बच्चा, इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसको यहाँ पे कुछ बच्चे, वेरी गुड विकी, वेरी गुड विनय शुक्ला, दीक्षा, खुशी, मकबूल, अक्षत, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपना। तो अब क्या होता है, राजा की शक्ति पे अंकुश भी लग गया। अब भाई इतना आसानी से राजा कैसे मान जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है ना। तो क्या होता है, राजा पीछे पीछे षड्यंत्र रच रहे होते हैं अपनी ससुराल के साथ मिलके। ठीक है, उनकी ससुराल कहाँ थी? ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ पे देखो, पुरुषों व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया था। इसमें जो है ना कि जो नागरिकों को अधिकार मिलने थे, जो नागरिकों को अधिकार मिले थे संविधान के अनुसार, ये इसका चित्र यहाँ पे इस तरीके से बनाया हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुरुषों एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसके द्वारा बनाया गया था ये चित्र, तो याद रहे ले बार्बिए ने। ठीक है, ले बार्बिए ने। ओके, यहाँ दाई ओर आकृति फ्रांस को है और बाई ओर कानून को निरूपित करती है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे ना पुरुष एवं नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र था,
ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें ये कहा था कि आदमी जो होता है वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनको सबको इक्वल राइट्स हैं। तो यहाँ पे सबके ये था स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रति अधिकार था। तो यहाँ पे जो भी अधिकार दिए गए थे उस टाइम पे, क्योंकि अभी तक तो शोषण चल रहा था, एक वर्ग से ज्यादा ही पैसे ले लिए जाते थे, कर के रूप में ले लिए जाते थे। ठीक है, उनसे सामंती व्यवस्था थी जहाँ पे उन लोगों से काम कराया जाता था थोड़ी सी जमीन के बदले। तो अब ये चीजें दूर हो गई थी। यहाँ पे लिखित में ये आ गया था कि सब लोग समान थे। क्या सब लोग समान थे? क्या सभी को अभी भी वोट मिला था? नहीं ना। मतलब अभी भी वो, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब जो बंदा कुछ भी कहना चाहे तो वो अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, राजा का यह कर्तव्य माना गया कि वे प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकार की रक्षा करें। अब यहाँ पे देखिए, क्रांतिकारी जॉन पॉल ने लामी द पल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पे ये टिप्पणी की गई। अब ये टिप्पणी करता है कि ये भी तो जो कानून है धनाढ्य वर्ग का ही है ना, क्योंकि हम जो टैक्स दे पाते हैं वही वोट दे पा रहे हैं। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषित की दशा केवल शांतिपूर्वक तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती। तो फिर से अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, फिर से रिवोल्ट होगा। ठीक है ना। तो ये जो चिन्ह है अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे क्योंकि हमारी स्टोरी का फ्लो टूट जाएगा। मतलब ये जो चिन्ह है, जैसे ये टूटी हुई जंजीरें हैं, आपसे क्वेश्चन में से पूछ लेंगे कि किस चीज का प्रतीक है, आजादी का प्रतीक है। फिर छड़ी का बछड़ीदार गठरा, ये किस चीज का प्रतीक है, कि अकेली छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन एक गट्ठा होगा तो आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो इन प्रतीकों को हम आगे आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। लुई जो 16 होते हैं संविधान पर हस्ताक्षर कर देते हैं, परंतु जो पर्शिया के राजा से उसकी गुप्त बातचीत चल रही थी, फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि फ्रांस की घटनाओं से अन्य शासक क्यों परेशान थे। फ्रांस की घटनाओं से अन्य शासक क्यों परेशान थे? वो इसलिए परेशान थे कि उनको लग रहा था कि अगर हमारे देश में भी इस तरीके का क्रांति आ जाती है, रिवोल्ट हो जाती है, तो हमारी भी राजगद्दी छीनने के चांसेस हैं। ठीक है, ज्योति उज्जैन वाला बेटा लेंगे, इंग्लिश की भी क्लास लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे इसीलिए 1789 की गर्मी के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए शासक ने सेना भेजने की योजना बना ली। लेकिन जब इस योजना पर अमल होता है अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने, अब नेशनल असेंबली क्या करती है, प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या करती है, युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाता है कि भाई उसकी गुप्त मीटिंग चल रही है राजा की। प्रांतों से 1000 स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये युद्ध हो रहा है, जितने भी निरंकुश राजा हैं उनका और जनता का युद्ध है ये। ठीक है, तो यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता के का एक ये जंग रूप ले लेती है। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, होता है ना गाते गाते निकलते हैं, एक जैसे हमारा वंदे मातरम हमारा एक गीत है, तो इसी तरीके से उन्होंने भी देशभक्ति का एक गीत गाया। ठीक है, जो तराने थे उनमें एक रोजेट दी लाइल, ठीक है, याद रहे, रोजेट दी लाइल, रोजेट दी लाइल द्वारा एक गीत लिखा हुआ था मार्सेल। ठीक है, मार्सेल। ठीक है, ये बहुत प्रचलित था। यह गीत पहली बार मार्सेलिस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, यानी कि जब वो पेरिस की ओर बढ़ रहे थे तब गाया था मार्सेलिस, और इसीलिए इसका नाम मार्सेल रखा गया। ठीक है, पहली बार कब गाया गया? मार्सेलिस के जो स्वयंसेवी थे उन्होंने, जब वो पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे तब गाया गया था, और इसीलिए इसका नाम मार्सेल है। और उसके बाद ये अभी भी ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है, तो जल्दी से कमेंट में मुझे बताएंगे फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है। हालांकि आपको सामने ही दिख रहा है, पर मुझे जल्दी बताएंगे फ्रांस के राष्ट्रगान का क्या नाम है, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, शकीबा 8th क्लास का भी लाइव लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। जल्दी बताओ, जल्दी आंसर बताएंगे जल्दी से। मैं क्या पूछ रही हूँ आप लोगों से, क्या नाम था
वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड अजय, मध्या, स्वाति, विवेक, पल, स्मार्ट क्लासेस, गौरी रावत, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे से। तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, हमें पता लग गया यही वाले क्वेश्चन आने हैं, इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्रांतिकारी युद्धों से अभी क्या हो रहा है, देखो नेशनल असेंबली अभी भी, मतलब पहले तो लगा था कि हाँ, वही संविधान की भी जो है स्वीकृति दे दी है, लेकिन बाद में जब नेशनल असेंबली को पता लगता है कि भाई राजा तो गुप्त वार्ता चल रही है और पेरिस पे हमला बुलवाने की बात चल रही है, तो नेशनल असेंबली क्या करती है, हमला, वॉर घोषित कर देती है पर्शिया के खिलाफ, ठीक है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। ऑलरेडी बेचारों के पास पैसे नहीं थे, अब और युद्ध होने की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार रोजी रोटी की जिम्मेवारी जो है औरतों के कंधे पर आ जाती है। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता है कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। तो क्योंकि लग रहा था लोगों को कि भाई जो अमीर लोग हैं उन्हीं को अधिकार प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पे क्या है कि अब लोगों की आपस में चर्चा होनी स्टार्ट हो जाती है, क्लब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दो जो क्लब होते हैं वो ऐसे दो फेमस क्लब यहाँ पर उभर कर आते हैं, एक जिरोंडिस्ट और दूसरा जैकोबियन क्लब, ठीक है। तो लोग राजनीतिक क्लब में अड्डों पर जमा कर सरकारी जो भी नीतियां थी और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबियन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम पर पड़ा था, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है जैकोबियन क्लब का नाम किसके नाम पर पड़ा था, ठीक है। ये था भूतपूर्व जो सेंट जेकब थे उनके नाम पर पड़ा था, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इससे पूरी अवधि में महिलाएं भी, मतलब यहाँ पे सक्रिय थी, महिलाएं भी यहाँ पर एक्टिव थी, ठीक है। इस अध्याय के हम ये सारी मांगे देखेंगे यहाँ पे। तो अब जैकोबियन क्लब में से आपका क्वेश्चन आता है, इसके प्रमुख नेता कौन थे। इसके प्रमुख नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे, ठीक है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर थे। जैकोबियन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी कि जो ये लोग थे कम, मतलब पढ़े लिखे थे, आप कह सकते हो। जूते बनाने वाला हो गया, पेस्ट्री बनाने वाला हो गया, घड़ी साज वाला हो गया, छपाई करने वाला हो गया, जो रोज दिहाड़ी करता है वो हो गया। क्योंकि अभी ऊपर वाला जो दर्जा था उनको तो वोटिंग राइट मिल गया था, उनको तो मतदान का अधिकार मिल गया था, लेकिन जो गरीब दर्जा था उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो उनको अब ये लगने लगा था कि हाँ भाई, जो क्रांति तो चल ही रही है, तो अब हम आगे और रिवोल्ट को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम, मतलब अभी जो संविधान तैयार है वो अमीरों के हक में ही है, ठीक है ना। तो अब ये बातें जो है क्लब में डिस्कस होने लग जाती हैं, तो कई क्लब जो हैं वो उभर कर आते हैं। तो इनमें से एक है जैकोबियन क्लब, जिसके मेन नेता है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। जैकोबियन के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। धारीदार ये लंबी पतलून पहनते थे और ऊपर सर पे लाल टोपी पहनते थे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऐसा उन्होंने समाज के फैशन प्रस्त वर्ग, खासतौर से घुटनों तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन से खुद को अलग रखने के लिए किया था। तो मतलब वो घुटने वाली वो पहनते थे ना, पैंट पहनते थे जो नीचे से मतलब बंद होती थी, तो उनसे अलग रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार की पैंटों को पहनना स्टार्ट किया। और इनको सौ कुलात भी कहा जाता था, इनको सौ कुलात भी कहते थे। कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए कहा। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीन की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था, कि जो ब्रीचेस पहनते हैं उनके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम ऐलान दे रहे हैं कि हम ये वो जो है राज खत्म कर देंगे उनका, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ये वाली चीज इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नानिन वाले लिबर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलते हैं। इसीलिए जैकोबियन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। तो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे जैकोबियन को किसके नाम से जाना जाता था, सामने ही है, क्योंकि एक बार लिख लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। जल्दी से बता दो, ठीक है। इसलिए जैकोबियन को सौ कुलात के नाम से जाना जाता था। जल्दी लिखो, सौ कुलात। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, सन 1792 की गर्मियों में जैकोबियन ने खाद्य पदार्थों की महंगाई
एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक जो विरोध योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने च्योलेरे के महल पर हमला बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला, खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। अब जो वो कर वाला सीन था वो हटा दिया गया। अब 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे ना हो, सबको मतदान का अधिकार यहाँ पर मिल जाता है। अब नई जो असेंबली बनती है, नवनिर्वाचित असेंबली को नया नाम दिया गया, कन्वेंशन का नाम दिया गया। ठीक है, तो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 1792 में, ठीक है, राजतंत्र का क्या होता है, राजतंत्र का अंत हो जाता है और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे अभी अभी कमेंट में लिखेंगे सभी लोग कि फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया जाता है। जल्दी से लिखिए, फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया जाता है। वेरी गुड कनिष्का, तस्लीम, MD डेनिश एंड इकरा, प्रवीण, खुशी, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर किया है। तो अभी और ज़्यादा हम आगे क्लास नहीं लेंगे, यहीं पे छोड़ते हैं कि अब एक नया असेंबली का जो नाम है अब चेंज हो गया है। वो क्या हो गया है, कन्वेंशन हो गया है। अब कन्वेंशन के साथ भी पंगा चलने वाला है आगे आने वाले लेक्चर में, कि कन्वेंशन भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अब तो स्थायी हो गया है। अभी तो ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इसमें अभी औरतें भी मांग उठाएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी बेचारी औरतों को, सिर्फ जो पुरुष हैं उनको ही यहाँ पे वोटिंग का, मत का अधिकार मिला है सभी को। जो महिलाएं हैं उनको अभी भी अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, अब 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र को खत्म कर देते हैं और गणतंत्र को लागू कर देते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र सरकार का वह रूप जहां अब गणतंत्र क्या होता है, मेनली गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र जिसमें जो मुख्य नेता होता है ना वो चुना जाता है। ऐसा नहीं कि भाई पहले राजा था फिर राजा का बेटा था, ठीक है ना। राजतंत्र में ऐसा होता है, पहले राजा बैठेगा, फिर राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, पारिवारिक में से ही लोग बैठ जाते हैं गद्दी पे। लेकिन गणतंत्र में क्या होगा, राजा को चुना जाएगा। ठीक है, ये वंशानुगत राजशाही नहीं है। ठीक है, आप कुछ अन्य गणतंत्र देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। अब यहाँ पे जो लुई क्या है, लुई 16 जो हैं, ठीक है, उनको देशद्रोह, क्योंकि उन्होंने दूसरे देश के साथ मिलकर योजना बनाई थी युद्ध करने की, है ना, तो उनको देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। और 21 जनवरी को, ठीक है, ध्यान रहे 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को उनको सजा दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाती है। और जल्दी ही रानी, जो उनकी रानी थी, जो बेवकूफ रानी थी, रानी बेवकूफ वो इसलिए थी कि वो सलाहकार अच्छी नहीं थी। ठीक है, इसलिए मतलब जो सलाह देती थी वो उतनी अच्छी सलाह नहीं देती थी राजा को। रानी जो मेरी एंटोनेट थी उनको भी वही सजा मिलती है। अब आगे चलते हैं, अब कौन है, मतलब ये सब एक तरह से रोबेस्फियर जो है, जैकोबियन क्लब है, ठीक है, रोबेस्फियर, मैक्सिमिलियन, अब क्या करेंगे वो मतलब अब उनका मतलब वो इतने ज्यादा सख्त नीतियां अपनाते हैं तो वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो उनका अंत किस तरीके से होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ फटाफट हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा, हमारा पेज नंबर 15 तक आप लोग पढ़ेंगे बुक में, 15 तक एक बार रीडिंग दे लेंगे, जो जो अंडरलाइन करने का अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि राजा मान जा का पिछली जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि नेशनल असेंबली जो है बन जाती है। फिर राजा नेशनल असेंबली को कह देते हैं कि ओके है, और वो 25 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको प्लस अगर वो 3 दिन का जो मजदूरी होती है, मेहनताना होता है, उसके बराबर कर चुकाते हैं तो यस हो जाता है, ओके हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें कि सभी इक्वल हैं, इक्वलिटी पे आ जाते हैं। लेकिन जब पता लगता है कि राजा ये कर तो रहे हैं ऊपर से, लेकिन नीचे ही नीचे प्रशा के साथ मिलकर युद्ध करने का भी प्लान कर रहे हैं, तो फिर जो होता है बहुत सारे जो क्लब होते हैं वो क्लब बनते हैं, विद्रोह करते हैं वो, और फिर जैकोबियन क्लब जो है उभर कर यहाँ पे सामने आते हैं। ओके बच्चों, हाँ बिना बच्चा हम लेंगे कल ही देखते हैं, कल ही आपकी 8th की क्लास का कोशिश करूंगी, मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम अभी लेक्चर को खत्म करेंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो जल्दी से आप पूछ सकते हैं।